नमस्कार। आ जाओ भाई सब लोग, फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में, खिदमत में। फिर से ताजी और तुरंत तैयार किए हुए क्वेश्चन आज के। और इससे पहले जैसा मैं बोलता आया 23 और 24 का करंट अफेयर्स का निचोड़ आज आपके सामने फिर से हाजिर है। पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है WTM यानी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है क्या? ये इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किया जा रहा है ये लंदन। 5 से 7 नवंबर हो चुका है। 5 से 7 नवंबर को ये हो चुका है। स्टार्ट किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्यों है समझ ले। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है क्या? ये एक व्यापार मेला है जो सालाना लगता है। और लगता कहाँ पर है? ये लंदन में लगता है और इसका मुख्यालय भी लंदन में ही है। इस मेले में यात्रा उद्योग से जुड़े सभी लोग शामिल होते हैं। आवास प्रदाता, ट्रेवल एजेंट, चाहे टूर गाइड हो, चाहे खरीदार हो, चाहे यानी व्यापारी हो, इंग्लिश में कहें तो मर्चेंट। लंदन में 5 से 7 नवंबर 2024 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी कि WTM का आयोजन किया जा रहा है, यानी हो चुका है। भारत पर्यटन मंत्रालय इसमें हिस्सा लेगा भारत की तरफ से, क्योंकि उसे क्या करना है? ट्रेवल। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, उत्तराखंड, राजस्थान, अपना उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग भी शामिल होने जा रहे हैं और हो भी गए, ताकि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट बढ़े, यानी लोग आए देखें और पैसा से यहाँ की मूंगफलियां खरीदें और हमारा व्यापार चले, हमारी दुकानें चलती रहें, ताकि कहते हैं ना अतिथि देवो भव, हम तो चाहते हैं आते रहें। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जनवरी मई 2024 के अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या 40.72 लाख थी। बहुत अच्छी खबर है। और मैं तो कह रहा 80 लाख हों, ताकि हमारी चीजें बिकें, हमारे देश को पधारें, हमारे देश पधारें, हमारे देश को जाने। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो आपके सामने हैं मुस्कुरा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। दोनों तारीख याद रखें, 27 और 25। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान सन 2002 में ही शुरू कर दिया गया था, जब अटल बिहारी जी थे। भारत में पहली पर्यटन नीति 1982 में और दूसरी सन 2002 में बनाई गई। साल 2015 में इंदिरा गांधी जी उन्होंने नीति बनाई कि पधारो हमारे देश, और अटल बिहारी जी ने उसे फिर से प्रमोट किया सन 2002 में। तब से अब तक चल रहा है। साल 2015 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मसौदा भी जारी किया गया था। मोदी जी ने भी कहा कि हम भी थोड़ा सा हाथ पैर मार लें। 2015 में बात करें, निगोल चक्कोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये तो जैसे अपने यहाँ पर भैया दूज और रक्षाबंधन दोनों को मिक्स कर दें, वो अकेला ही है निगोल चक्कोबा उत्सव। और मनाया कहाँ गया ये? तो ये मणिपुर का है। यहाँ पर कहानी क्या है सुनिए। ये यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, तो ये मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, जो विवाहित बहनों का अपने मायके जाकर भोज और खुशी से मिलना और फिर उपहार देना, फिर बदले में उपहार देना। अपने यहाँ नहीं होता भैया दूज, एक तरफ से साड़ी आती है, एक तरफ से मीठा बन के जाता है, वैसे यहाँ पर होता है। और ये जो भाई लोग हैं वो अपना आशीर्वाद लेते हैं अपनी बहन जी से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सम्मान का त्योहार है, अच्छा त्योहार है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें बस ऐसे ही मैं थोड़ा समझा दूं, मोदी जी का और फ्रांस का यानी भारत और फ्रांस का, इंडिया IN से समझाओगे ना, और F यानी फ्रांस, इनका मत ये था, मान लो एक ये अफ्रीका है, ठीक है, और इधर ये एशिया है और ये बीच समुद्र है। अब सुनिए, ये मेडागास्कर है। मान लो यहाँ पर जब धूप रहती है तो हमारे यहाँ रात रहती है। जब हमारे यहाँ रात रहती है, तो जब सोलर अलायंस बनाया है, सोलर से दिन में तो हम अपना काम चला लेंगे, रात में कैसे आएगी? तो यहाँ से वायरिंग आएगी, यहाँ पर वो रात में हमें देंगे, क्योंकि उनके यहाँ धूप है। जब हमारे यहाँ धूप है तो यहाँ रात है, तो हम इनको देंगे। ऐसे ही एक दूसरे देश की यानी अच्छा देशांतर के हिसाब से मदद करेंगे, दिन और रात के हिसाब से मत करेंगे। और ये सन 2030 तक का आंकड़ा बताया, 30 तक ऐसा संभव हो पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 2048 तक हो जाएगा। भारत का तो यही उद्देश्य है। फ्रांस के साथ ये पहली बार बनाया गया था अलायंस। 120 देश इसमें शामिल हो चुके हैं और इस बैठक में ISA की पहलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, स्थापना सन 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर बैठकर की थी।
आईएसए सदस्यों की संख्या 120 हो चुकी है। आईएसए की महानिदेशक अभी अजय माथुर जी है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, जो कि आज हरियाणा का एक जिला है, गुरुग्राम, उसमें स्थित है। अगर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल बन गया है अभी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी जी। पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो अंबानी जी, अडानी जी जैसे लोग आएंगे तो तीसरे का हम पहले पर भी आ जाएंगे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली भी चालू कर दी है। ये भी इंपोर्टेंट था। अब आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई उड़ो। माउंट लेबरटोवी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में है, जिसमें विस्फोट के कारण यहाँ के 10 लोगों की मृत्यु हो गई है? मृत्यु इसलिए हो गई, वहां से लोगों ने खाली नहीं हो पाया जगह को, और ये भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटने से पहले भूकंप आता है और फिर उससे निकलता है गरम गरम गाढ़ा गाढ़ा लाल लाल लावा। तो ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया। एशिया का दक्षिण पूर्वी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पूर्वी हिस्से में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। कम से कम का आंकड़ा है, अभी और भी जा सकते हैं क्योंकि कुछ घायल हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है ये लॉकी है कहां? लॉकी ये जो है ये है कहां? तो बस ये है इंडोनेशिया। फ्लोरेंस द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित माउंट लेबरटोवी लॉकी में विस्फोट हुआ है। पूछा जाएगा हाल ही में कहां पर विस्फोट हुआ है, जो एशिया का दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, तो देश पूछना जाएगा, या कहते हैं इंडोनेशिया में हुआ, उसका नाम क्या है? तो ये नाम है लेबरटोवी लॉकी। इंडोनेशिया के हजारों द्वीप रिंग ऑफ फायर के किनारे में स्थित है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है मैं उसे बता दूं पहले तो। जैसे ये देखो 2 भूखंड मान लो, इधर है आपका अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका, और ये जो है वो एशिया है, और नीचे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। बीच में जो बचा है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को ही कहते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, आंख की रिंग, मतलब इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, और ज्वालामुखी यहां तक आते हैं तो सोच लीजिए इंडोनेशिया है कहां पर? यहाँ पर। तो इसी जगह पर सबसे ज्यादा विस्फोट भी होते हैं। फिर यहाँ पर ये जापान में भी होंगे। इस जो ये जगह आपको दिख रही है, इन जगह पर होने हैं ज्वालामुखी और भूकंप, इसीलिए इस जगह को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अपनी कहानी पर। रिंग ऑफ फायर पर इंडोनेशिया पड़ता है, इसलिए भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर होते रहते हैं। पिछले साल सुमात्रा भी इंडोनेशिया का ही नाम है। माउंट मेरोपी के फटने से 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इंडोनेशिया में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी चालू है। सक्रिय का मतलब है अभी भी लावा निकल रहा है, इसका मतलब इंडोनेशिया बड़ा हो रहा है। जितने भी जो टापू वाले देश बने सब ज्वालामुखी समुद्र फट कर बने हैं, क्योंकि अंदर से जो लावा निकलता है और लावा ठंडा के एक पहाड़ी टापू इसमें द्वीप बन जाता है। हजारों द्वीपों से बना हुआ इंडोनेशिया। वहां पर अभी करीब 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ और माउंट मोरोपी हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अभी लावा निकाल रहे हैं वो वाले। रिंग ऑफ फायर तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़े। फिर आगे अगली खबर ये है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि लकड़ी का उपग्रह भेजा जा रहा है। लकड़ी का क्यों? क्योंकि लगता है कि इस धरती के अलावा लकड़ी कहीं भी नहीं है, और धातुएं मिल सकती हैं लेकिन लकड़ी नहीं मिल सकती किसी ग्रह पर, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, वहां पर लकड़ी है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है अगर लकड़ी चलने पर आ गई, वहां का वातावरण सूट कर गई, तो लाखों साल तक ये सैटेलाइट वहां पर लगे रहेंगे, कभी भी ये कचरा नहीं होगा। मतलब और जैसे मॉइस्चर वॉइस्चर की वजह से और तो हो भी सकता है ना, काई वाई जंग वंग आए, खराब हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं खराब होगा। इसलिए जापान ने ट्रायल तौर पर भेजा है लकड़ी का सैटेलाइट यानी उपग्रह। अच्छा ये है कहाँ? जापान विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट होगा। इसका नाम क्या रहने वाला है? लिग्नोसैट। इस सैटेलाइट को क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितो फॉरेस्ट्री की टीम द्वारा विकसित किया गया है।
ये 6 महीने तक कक्षा में रहेगा और ये परीक्षण करेगा कि पदार्थ वातावरण की कितना सामना कर सकता है। अगर ये सामना अच्छा कर सकता है, वो अपनी कार्बन डेटिंग करेंगे, तो ये ही लॉन्च किए जाएंगे आगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो भविष्य के में आने वाले जो लोग हैं, वो जाने का हाँ किसी ने कुछ चलाया होगा। प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथन खेल कहाँ किए जा रहे हैं? तो हरियाणा के पंचकुला में। खेलों का शहर, खेलों का राज्य, या कहते हैं एथलीटों का राज्य हरियाणा। हरियाणा में 12 से 15 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में भारत के लगभग 5000 कलाकारों और एथलीटों के साथ साथ रूस सहित 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉडर्न पाइथन गेम्स के संस्थापक विजेंद्र गोयल हैं। पाइथन खेलों में कला, संस्कृति और एथलेटिक्स प्रतियोगिता और आयोजन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से खेल हो सकते हैं, तो आप एक नजर मार लें, ज्यादा नहीं, छोटी सी। आर्ट और कैटेगरी की बात करें तो इसमें डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, अंताक्षरी, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली मेकिंग, मेहंदी रखना, पोएट्री, ये सारे, कुकिंग, खाना बनाना, ये सब हैं भाई। जिसको जो आता हो चला जाए। ट्रेडिशनल में क्या क्या है? म्यूजिक, रोलर, शेक रेस, ये बहुत सारे ट्रेडिशनल हैं। मार्शल आर्ट में जैसे जूडो, कराटे और माय थाई। उसके बाद प्रोफेशनल में 50 वॉल क्रिकेट, गदा युद्ध, ई स्पोर्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है, जिनको जो जो आता हो भाई वहां पर भाग लें। पंचकुला में होने जा रहा है। 15 देश रूस सहित और भी इन्वाइट किए गए हैं। हम बात में जा सकते हैं। अब बात करें नवंबर माह के प्रमुख दिवस में 1 नवंबर को क्या है? 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस यानी विश्व शाकाहारी दिवस भी, यानी दोनों दिवस किस को है? 1 नवंबर को। एक और सुनो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, चाहे कर्नाटक के, इन सबकी स्थापना 1 नवंबर को ही हुई थी, है ना। 2 नवंबर पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष से पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कि आपके युद्ध के चक्कर में, आपकी बमों के चक्कर में इस प्रकृति को और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, गैसें जहरीली न हो। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस है। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तरांचल। 9 नवंबर सन 2000 को, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड अपना दिवस मनाता है। नवंबर माह के और दिवस हैं, जैसे 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस। डायबिटीज, खून में शुगर घुल जाता है, किडनी भी खराब हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ज्यादा खाओगे शाम को इंसुलिन घटेगा तो बॉडी में शुगर घुसेगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, टॉयलेट दिवस, ये मनाया भी गया था सन 2019 से, क्योंकि शौचालय दिवस मोदी जी की एक पहल थी। ठीक है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। सब लोग टीवी देखें भाई, टीवी के कार्यक्रम देखें, अच्छा देखें, बढ़िया देखें, अच्छी टीआरपी वाले न्यूजों से बचें। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी, भाई सन्यासी कितने हैं देख लें। पहले सन्यासी हैं रानी रामपाल, इन्होंने क्यों ले लिया? अच्छा खेलती थी, हॉकी से सन्यास ले लिया। फिर है आंद्रेस एनिएस्टा, स्पेन के, फुटबॉल से सन्यास ले लिया, अब नहीं खेलेंगी। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं, इन्होंने भी सन्यास ले लिया। हो क्या रहा है ये? मोइन अली, ये हैं भाई साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास ले लिया, अब अपने देश में खेलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आईपीएल में खेल सकते हैं। डेविड मलायन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, लेकिन आईपीएल में कमा सकते हैं। विनेश फोगाट कुश्ती से सन्यास ले लिया, 100 ग्राम के चक्कर में बेचारी निकाल दी। रोहन बोपन्ना टेनिस से सन्यास ले लिया, और पीआर श्रीजेश ने हॉकी से सन्यास ले लिया। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया, बाद में T20 खेलते रहेंगे। रविंद्र जडेजा ने, विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप से सन्यास ले लिया, T20 नहीं खेलेंगे, वनडे, ओडीआई, टेस्ट सब खेलेंगे, आईपीएल तो खेलेंगे। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सन्यास ले लिया। इतने लोग हैं जो इन्होंने अभी हाल ही में सन्यास लिए हैं। आगे की बात करें, आगे और क्या क्या है?
आगे में मुख्य त्योहार की बात कर लें, क्योंकि आज जिक्र त्योहार का हुआ था तो त्योहार तो बात बनती है ना, स्टेट का बात है। आंध्र प्रदेश का उगादि और तेलुगु नववर्ष आंध्र प्रदेश का है। मेघालय बांग्ला महोत्सव, नंकरे महोत्सव, नृत्य महोत्सव, ये सब मेघालय के हैं। अरुणाचल प्रदेश का है सोलुंग, लोसर महोत्सव और मोरुंग। त्रिपुरा का है खर्ची पूजा, इंपोर्टेंट है, पूछा गया, जीडी वाले एसएससी वाले ज्यादा जानते हैं। सिक्किम का सागा दावा, मणिपुर का यसोसांग चामुंगकुट और नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। तेलंगाना का है वोनालू, उगादि और बथुकम्मा। तमिलनाडु का पोंगल, थाईपुसम और केरल का है ओणम, निशान गांधी उत्सव। अगर एक तो याद कर सकता हूं मैं, एक याद करा सकता हूं, नागालैंड वाला, नागालैंड का हॉर्नबिल। एक बिल था, इसमें आदमी ने हाथ डाल दिया, इसमें क्या बैठा था, सर्फ से काट लिया और ये अपने मुंह से क्या कहता है, हॉर्न में, अरे बिल में हाथ डालेगा तो मुंह से आवाज निकलेगी, सांप था तो हॉर्न बिल, हॉर्न लगाया उसने बिल से, और नाक था उसके अंदर तो नागालैंड। ऐसे याद कर लेना, क्योंकि एक ही ट्रक बना पाई है, ट्रक कम करती नहीं। सही बात यह है, जब परीक्षा होती है ट्रक में बैठ कर निकल जाती है, ट्रक कभी कम नहीं करती। उसके प्रमुख ज्वालामुखी की आज बात हुई तो देख लें एक बार कौन कौन से इंपोर्टेंट है जो ज्यादा बड़े, या तो बड़े पर्वत बना चुके हैं। वैसे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव यानी सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त और एक होता है शांत। जो एक्टिव बता रहा हूं, जो सक्रिय है वो चलता रहता है। प्रसुप्त वाला अभी शांत बैठा है, किसी ने छेड़ दिया फिर से चालू हो जाएगा। शांत वाला अब कभी नहीं उठेगा, वो शांत हो चुका है। इसलिए सक्रिय जिसे बोलते हैं वो इक्वाडोर में माउंट कोटोपेक्सी जो अभी भी चल रहा है। माउंट एटना सक्रिय, वो इटली में है, सक्रिय है। स्ट्रोमोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बताया जाता है, ये भी सक्रिय है। विसुवियस ये इटली का है। एक आदमी टली हो गया, उसे सू लगी, सू टली यानी इटली, प्रसुप्त है, शांत है। देवबंद ये शांत है, ईरान का है। कोह सुल्तान ये ईरान का है, ये भी शांत है। फ्यूजियामा जापान, इसमें जाया देख रहे हैं, फ्यूजियामा जा से जापान। मनोलोवा प्रसुप्त है, हवाई द्वीप यानी अमेरिका। किलिमंजारो शांत है, तंजानिया अफ्रीका में है। कटमई अलास्का में। एलबुर्ज जॉर्जिया। चिमोरोजी इक्वाडोर। पॉप शांत है, म्यांमार। माउंटान फिलीपींस। माउंट रेनियर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओल्ड फेथफुल गेसर टेम्पोरानी इंडोनेशिया। गेसर कैसा होता है, गेसर में गैस निकलती है नीचे से। कैमरून सक्रिय, ये पश्चिमी अफ्रीका का है, ध्यान रखना। आगे क्या क्या है आपके पिटारे में वो भी देख लें। जो आज छेड़छाड़ हुई है उसके बारे में तो ये दे दिया। अगर इस साल में क्या छेड़छाड़ हुई है वो देख लो। इस वर्ष का सर्वप्रथम 2024 का प्रथम क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क फिर से बिजली बनाएगा, गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, दोनों ने साथ साथ बनाया है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब दूसरे दिन अपने आप फिर से एनर्जी बना दी जाए। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कोटा में यानी सांपों का। भारत का पहला ट्रांसपेमेंट पोर्ट बिजिजम पोर्ट केरल। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं अपने कोस्ट पे नहीं आ पाते तो बहुत दूर रह जाते हैं, तो दूर तक ये ले गए, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क अमली घाट और बरखेड़ा में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट झाकड़ी मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल। और मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया, सन 2024 का पहला। ये प्रथम आपको बता चुके हैं। आगे क्या क्या है वो भी देख कर जाए, अभी जाए नहीं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में, मतलब ऐसे इस पहाड़ी से उस पहाड़ी के बीच में आपको चल के जाना है और नीचे शीशा लगा होगा। अब टिकटॉक में देखते रहते होगे, सॉरी टिकटॉक बंद हो गई, शॉर्ट वीडियो में देखते रहते होगे। ऐसा ब्रिज के मतलब आर पार नीचे दिखा है तो आदमी को महसूस हो हम आसमान में चल रहा है। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अमूल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है अमेरिका में। अमेरिका अपना दूध अमूल अपना अमेरिका में दूध बेचेगा। अब पिटारा की बात कर लें भूगोल में, तो पिटारा हमारा अंत में रहता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा कितना है भाई, 81 गुना हमारी पृथ्वी क्या है, बड़ी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका, सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका।
यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दोनों अंटार्कटिका यानी बर्फ का सागर। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। चलो मैं इनको दिखा दूं एक बार, अब वो उसको क्लियर करा दूं। मैं दिखाता हूं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में दो गोला बना दिया, आधा पृथ्वी को कर दिया, दिख नहीं रहा शायद, मुझे लगता है विजुअल नहीं हो रहा, मैं विजुअल कराता हूँ अच्छे से, लाल लेता हूँ। ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी को मैंने बीच से काट दिया, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ, तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का, नीचे वाला साउथ का, ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसमें से 3 रेखाएं थी, एक ऊपर एक नीचे, बीच में भूमध्य, भू के मध्य यानी भूमध्य, ऊपर वाली थी कर्क, नीचे वाली थी मकर। अब ये सूर्य इधर से उधर घूमता रहता है, तीनों की तरफ आता जाता रहता है। अब सूर्य जब ऊपर पहुंचता है कर्क पे तो उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य पहुंच गया ना तो रात छोटी होगी, दिन बड़ा हो जाएगा। 21 जून को सबसे ज्यादा टेम्परेचर और बड़ा होता है। 22 दिसंबर को वो पहुंच जाता है नीचे मकर पे, तो सबसे ज्यादा धूप कहाँ होगी? मकर पे। दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। जब यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। तो 22 दिसंबर ऊपर सबसे छोटा दिन और यहाँ 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। उल्टा कर दो, जब यहाँ 21 जून सबसे छोटा दिन और जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ऐसा उल्टा कर दो, ये लो भाई हो गया उल्टा। यानी यहाँ 21 जून उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा है, वहीं 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। यहाँ 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा है तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। अब आ जाओ, दिन रात की अवधि समान कहाँ रहती है? भूमध्य पे। जैसे भी लगा गोला, गोले के बीच बीच सबसे ज्यादा दिन रात कहाँ रहेंगे? बराबर भूमध्य पे, क्योंकि बीच में बीच का दिन बड़ा नहीं रात बड़ी। पृथ्वी पर दिन रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं, यह भी ध्यान रखना। उपसौर और अपसौर की जब घटना होती है तब ये घटना ज्योग्राफी मिलेगी, और वो क्लास बहुत जल्दी कराने वाला हूं मैं। अभी तक पॉलिटी चल रही है, ध्यान रखना। पॉलिटी आप जाएं, वॉच करें, देखें, समझें, स्टैटिक देखें, करंट अफेयर्स चल रही, करंट अफेयर्स प्ले लिस्ट में जाए, पिछली देख सकते हैं। उसमें सब ऐसी नहीं है कि आज की खत्म का, पिछला है, सब कुछ है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, श्याल, सीमा और निफे, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निकोल और फ्यूरन यानी लोहा। पृथ्वी की ऊपरी भाग भूपर्पट्टी को क्रस्ट बोलते हैं। भूपर्पट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, ये 2 तत्व पाए जाते हैं। ये था आज का ज्योग्राफी का स्टैटिक। ऐसे हर वीडियो में आपको देखते मिलेंगे, यानी देखते रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक करके जाएं, और नहीं बने रहे तो आप सुन ही नहीं पा रहे, और शेयर करें, और सब्सक्राइब हैं तो नहीं है तो कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास।